जो बच्चा था वो लेटा हुआ था, बेड पे लेटा हुआ, तो साइड पे सिरिंज मिले। जब सिरिंज मिले तो जल्दी हॉस्पिटल लिया इन्होंने। जब हॉस्पिटल लिया तो उन्होंने कहा कि भाई इसने ड्रग ओवरडोज हुआ, लेकिन अभी पल्स चल रहा है इसका। तो उन्होंने रिवाइव किया, जो भी डॉक्टर हॉस्पिटल में करना था। लेकिन मसला क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा कि हमने कोशिश की इस बात को दबाने की। और मुझे लगता है कि ड्रग एडिक्शन से ज़्यादा खतरनाक बात ये है जो हमारा एक स्टिग्मा रहा है इसके लिए कि अब लोग क्या कहेंगे। आप उस वक्त इस बच्चे का नहीं देख रहे हो, आप बच्चे की हालत पे तरस नहीं खा रहे हो, आप उस वक्त भी ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। आप देख रहे हैं जीके पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट शाफिया रियाज। नाज़रीन, जो आज का हमारा मौजू है, कहीं ना कहीं हम सब इसके बारे में बात करते हैं, चाहे वो 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप सड़क के किनारे बैठकर बात कर रहा हो या फिर मुतलका महकमे के दफ्तर में अफसरान बैठकर बात कर रहे हो, सबके लिए ये लम्हे फिक्रिया बन चुका है। मैं बात कर रही हूँ ड्रग्स की। आज इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज़ एंड इल्सिट ट्रैफिकिंग का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ड्रग्स और इसकी ट्रैफिकिंग के हवाले से अवेयरनेस करना है। और हमारे पास भी कई सारे सवाल हैं। आपको बताते चलूँ कि 4 अगस्त 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से पार्लियामेंट में पेश करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में करीबन 10 लाख अफराद ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 8% हिस्सा है और इनकी उम्र 18 से 75 साल के दरमियान बताई गई है। कई सारे सवालात हैं। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर, जो कि नोटेड जेरेंटोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर जुबैर सलीम जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि वो क्या कुछ अलामात होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एक शख्स जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुका है। इससे पहले कि हम शुरू करें तो मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है इंटरजेनरेशनल कम्युनिकेशन। तो उसमें हम सीनियर सिटीजन्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आपस में बॉन्डिंग करवाते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, ऐसे लिखिए, बातचीत करिए, गेम्स खेलिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो इस कैंपेन में हमारा एक प्रोग्राम रहता है, बी ऑनेस्ट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसमें हमने एक बार क्या किया था कि हमने उनको कहा था कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सच बताइए, क्या आप में से कोई सिगरेट पीता है। स्कूल की बात हो रही है, उस वक्त 12th क्लास में के बच्चे थे। तो क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप सच बताइए, बी ऑनेस्ट, क्या आप में से कोई सिगरेट पीता है, क्या आप में से कोई खुदा न खास्ता कभी ड्रग की तरफ गया है, या आपके जो दोस्त हैं क्या वो ड्रग पीते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारों ने ऑनेस्टली कन्फेस किया जो भी उनको करना था। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी काउंसलिंग होती है, वही ग्रैंड पेरेंट्स उनकी काउंसलिंग करते हैं कि ये बात सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो कम से कम उनको भी लगता है कि नहीं, एक वेंट हमें मिल गया, हमने बात की। तो उनसे हम पूछते हैं क्यों किया। तो ऐसा चलता है। एक केस इसमें ऐसा आया कि जो उस वक्त एक बच्चा था, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें कहा कि हाँ जी, हमारा ये बच्चा, उनको पता था, कहा कि हमारा बच्चा है, तो वो थोड़ा ड्रग्स की तरफ चला गया था। तो हमने उससे पूछा क्या हुआ था। तो वही अलामात, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो शायद सिम्टम शायद इमीडिएटली समझ ना पाएँ, लेकिन जब हम वाकन एक कैरेक्टर को बनाते हैं तो उस वक्त आप समझेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि पहले ये होता था कि ये स्कूल से आता था, ऊपर जाता था, बैठता था, कमरे को लॉक करता था अंदर से। तो उसके बाद ग्रेजुअली हमने ये देखा कि ये बिल्कुल ही डिसोसिएट कर रहा है अपने आप को। पहले नीचे बैठता था, अपने सिबलिंग से खेलता था, क्योंकि वो अपने रूरल एरिया में रहते थे। एक जॉइंट फैमिली नहीं थी, लेकिन कहा कि एक आंगन में 3-4 फैमिलीज़ रहती हैं, 3-4 मकान थे। वो पहले नीचे जाता था, दूसरे घरों में जाता था जो उनके रिश्तेदार थे। अब ये आइसोलेशन में रहने लगा था। 9th की बात है, जब दिन 9th में पढ़ता था। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब ग्रेजुअली हम ज़्यादा इस पर हमने सोचा शायद पढ़ रहा है, तो ये इरिटेबल होने लगा, ये हमारी बातों का जवाब नहीं देने लगा। ग्रेजुअली उसका एपिटाइट डिफरेंट होने लगा। पहले ठीक तरह खाता था, अब कभी बोलता था मैं खाऊंगा, कभी बोलता था नहीं खाऊंगा। रात को नहीं सोता था, कभी सोता था। तो ग्रेजुअली उनको ये भी लगा कि घर से आहिस्ता आहिस्ता पैसों के कहीं ना कहीं से
कुछ वाक़ात वो होने लगे, चोरी के वाक़ात होने लगे। कभी किसी ने कहीं पे पर्स रखा है, उसमें 1000 रुपये होता था तो 500 रुपये गायब थे, कभी कुछ। और एक बार क्या हुआ कि एक बैंगल ही गायब हो गई, जिस वजह से उनके घर में थोड़ा आपस में कशीदगी भी हुई थी कि भाई सोने की बैंगल थी किसी एक शख्स के घर में, वो भी गायब हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके दादाजी थे, दादी थी वहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि ग्रेजुअली हम ये देखने लगे कि इसकी आंखें लाल होने लगी। इनफैक्ट दादी ने ये कहा कि शायद इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो इसका ब्लड प्रेशर आप चेक करवाइए। तो कहा कि वो वहाँ से काफ़ी रूड था, मुझे कुछ नहीं है, मुझे सब ठीक है, ये है वो है। तो एक बार क्या हुआ कि उसका दरवाज़ा बंद पड़ा था, तो सुबह नॉक किया, उसने नहीं खोला है, तो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलना पड़ा। तो लेकिन कहा कि ये वो जो बच्चा था वो लेटा हुआ था, बेड पे लेटा हुआ, तो साइड पे सिरिंज मिले। जब सिरिंज मिले तो जल्दी हॉस्पिटल लिया इन्होंने। जब हॉस्पिटल लिया तो उन्होंने कहा कि भाई इसने ड्रग ओवरडोज हुआ, लेकिन अभी पल्स चल रहा है इसका। तो उन्होंने रिवाइव किया, जो भी डॉक्टर ने हॉस्पिटल में करना था। लेकिन मसला क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा कि हमने कोशिश की इस बात को दबाने की। और मुझे लगता है कि ड्रग एडिक्शन से ज़्यादा खतरनाक बात ये है जो हमारा एक स्टिग्मा रहा है इसके लिए कि अब लोग क्या कहेंगे। आप उस वक्त इस बच्चे का नहीं देख रहे हो, आप बच्चे की हालत पे तरस नहीं खा रहे हो, आप उस वक्त भी ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, जो हमसाए वो क्या कहेंगे, रिश्तेदार वो क्या कहेंगे। तो उसके बाद जब हमें ये पता चला कि तकरीबन इस बच्चे ने 1-1.25 साल में 9 से शुरू किया है, तो 10th में उसके काफ़ी ग्रेड्स कम आ गए, एक बार रीअपियर भी हुआ है। तो इसकी जो एजुकेशन या जो ये होता हमारा मार्क्स के लेवल, वो भी कम होने लगती है। और ये क्या दिखाता है कि इसके दोस्त सर्कल बदलने लगता है, ऐसे फ्रेंड सर्कल थोड़ा डिफरेंट होने लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेरेंट के लिए, ये देखना कि बच्चा किस कंपनी में है अभी। और फिर जब ज़्यादा हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 साल से 14-15 महीने में he had spent more than 10 lakh rupees. That's huge amount. That is actually huge. 10 लाख से ज़्यादा इसने इस चीज़ पे खर्च किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो उसको वहाँ पे लिया था, तो थोड़ा बहुत पहले मुश्किल हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने 12th में उस बच्चे को देखा उस वक्त, तो वो उस वक्त ड्रग फ्री था, लेकिन 2 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वी हैव टू बी पेशेंट। ऐसा नहीं है कि जो ड्रग एडिक्शन में जाएगा ख़त्म, कुछ ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट है इसका, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, इसका एक रिप्लेसमेंट थेरेपी मिलती है, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंट रहना है। हमें थोड़ा इस बच्चे को भी और घर वालों को भी समझना है कि भाई इलाज है, लेकिन शायद इसका थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। तो जब हमने 12th में बच्चे को देखा तो काफ़ी माशाल्लाह ठीक था, उसकी स्टडीज़ नॉर्मल हो रही थी। और आज वो, क्योंकि उसके साथ कांटेक्ट में हम, वो माशाल्लाह आज वो कॉलेज में है वो बच्चा, तो रिसेंटली उसका एडमिशन हो गया कॉलेज में। तो ये एक ऐसी मिसाल है जो इस ड्रग्स में गया, 1 साल में 10 लाख रुपए भी खर्चा है, सारे सिम्टम्स इसमें थे, सोशल आइसोलेशन थी, एग्रेशन था, आंखें लाल थी, बाजू पे सिरिंज के निशान थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने खुद एक विल पावर दिखाया और फैमिली ने सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा वापस कॉलेज में है। तो जो सिम्टम्स थे, सिम्टम्स यही हैं। आप अपने बच्चे को खास कर देखिए कि स्मोकिंग, क्योंकि ये देखा गया है स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स, हम जो बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं। अगर घर में कोई बुजुर्ग स्मोकिंग करता है, माँ बाप मतलब बाप स्मोकिंग करता है या कोई स्मोकिंग करता है, वो समझता है कोई बात नहीं, बच्चे के सामने भी स्मोकिंग कर लेता है, बच्चे को बोलता है जाओ मेरे लिए सिगरेट भी ले आओ। काफ़ी सारे ऐसे होता रहता है, मैं खुद भी देखता हूँ। तो जो ये ट्रेंड है, हमें ऑनेस्टली ये देखना चाहिए कि जो बच्चा है वही चीज़ें इम्बाइब कर रहा है। तो स्मोकिंग इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी बैड थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये थे हमारे सिम्टम्स। दूसरा रहता है, ये समझ लेना चाहिए एक जंग है, एक जब ड्रग एडिक्शन में चला जाता है बच्चा, ये जंग है। जो इसमें वेपन यूज़ होता है वो हीरोइन है या बाकी चीज़ों जो डिफरेंट मोडेलिटीज़ होते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक तो स्निफिंग है, एक तो थ्रू सिगरेट है, और एक तो इंट्रावेनस है। तो अलग अलग किस्मों के हैं,
और बाकी भी चीज़ें हैं जो लोग यूज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब से ड्रग पॉलिसी आ गई तब से जो ड्रग्स जो दुकानों पे मिलती हैं, जो हम मरीज़ों में इस्तेमाल करते हैं कुछ बीमारियों के लिए एज अ मेडिसिन, वो अब्यूज़ होता है उन मेडिसिन का। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़र्क हो गया। लेकिन जो बाकी ड्रग्स मार्केट में, अब आप बोलेंगे अवेलेबल क्यों है, कश्मीर में इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? देखिए, कश्मीर बहुत एक नज़दीक है, उसको हम कहते हैं गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ड्रग्स बनता है और बहुत ज़्यादा बनता है इस एरिया में। वो आता है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ ईरान, जहाँ पे ड्रग्स उगता है, ओपियोइड्स जिसको हम कहते हैं। तो क्योंकि हम बहुत ही नज़दीक हैं इसके, तो इन्फिल्ट्रेशन होती है थ्रू द बॉर्डर्स। और हमारा कश्मीर न कि सिर्फ कंज्यूमर है, ये एक ट्रांजिएंट भी बनता है। एक ट्रांजिट यहाँ से दूसरी कंट्रीज में जाता है, ट्रैफिकिंग एक तो कंज्यूमर बेस भी बन गया और ये एक ट्रांजिट एरिया भी बन गया। और हमारा जो प्रोसिक्यूशंस है और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। पहले सालों में जो मैं रिकॉर्ड डेटा देख रहा था, कुछ किलो में हीरोइन पकड़ा जाता था, 4 किलो 10 किलो, आज क्विंटल्स तक भी। पूरा साल का अगर हम डेटा लेंगे हर जगह से, क्विंटल्स तक, हज़ारों ऐसे केसेस, हज़ारों ऐसे लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वो ट्रैफिकिंग पे काम हो रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा वी हैव टू बी मोर केयरफुल, कि ये पेनिट्रेट ना हो यहाँ की तरफ। वी हैव टू बी मोर केयरफुल, अगर पेनिट्रेट हो रहा है तो इमीडिएटली कहीं ना कहीं रुके और वो सीज हो जाए और ये पूरा कश्मीर क्रॉस करके दूसरी साइड से ना चला जाए, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट एरिया। और जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मसला इसमें जो आता है, जो मैंने पहले भी कहा कि ड्रग एडिक्शन के जो वजूहात है काफ़ी सारे हैं। लेकिन हर चीज़ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट देना चाहिए। सबसे पहले बेसिक करें आप घर में, अपने घर से आप चेंज कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हमारा घर सेफ है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा, आपको कुछ भी छोटे से छोटी भी हरकत लगे कि सही नहीं हो रही है, आपका बच्चा रात भर नहीं सो पा रहा है, आपका बच्चा कमरे में बंद करके बैठा हुआ है, यू डोंट नो, उसके मार्क्स ग्रेड्स कम होने लगे हैं, वो लोगों में नहीं बैठ रहा, इमीडिएटली रादर देन ये सोचना कि शाय अवे होना, लोगों का लोग क्या कहेंगे अगर ऐसा होगा, इमीडिएटली जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर आपको लगेगा ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा आप पेशाब करने जा रहे हो, डॉक्टर के पास जल्दी जाइए शायद। तो जब आप उस वक्त नहीं डरते हो, जब आपके दांत में दर्द है आप सीधे डॉक्टर के पास जाते हो, भाई दांत में दर्द है। तो ऐसे ये भी एक दर्द है, इट्स नॉट अ क्रिमिनल थिंग, वी शुड नॉट टेक इट एज समथिंग इट्स क्रिमिनल, वी शुड टेक इट एज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। रीज़न क्या भी रहा है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब भी आपको छोटे से छोटे अलामत अपने बच्चे में लगे, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपने बात की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये एक शख्स के जहनी या जिस्मानी नशोनुमा को कैसे मुतासिर करता है? देखिए, जब हमने इस बच्चे से पूछा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जब हमने इस बच्चे से पूछा कि असली स्टार्ट कैसे हुआ, तो इसको यहाँ पे था, इसका था पेयर प्रेशर। क्या हुआ था, इसने कहा कि हम बच्चे खेलते थे 9th में क्रिकेट, तो हम एक साइड से बॉल चली गई, तो मैं वहाँ पे गया, मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे बैठे थे, 3-4 दोस्त थे, तो वो कुछ पी रहे थे, तो मैं वहाँ से गया, तो उन्होंने कहा तू भी एक पफ लगा, तो उसने कहा मैं नहीं लेता हूँ। तो किसी एक दोस्त ने ऐसे ही कहा कि, इसको कश्मीरी में उसने कहा कि नीरो एमिस दियो 10 गिलास है, इस मर्दन हंसगून। तो अब इसको अपनी जगह लगा कि यार ये तो गलत उल्टा हो रहा है, मर्दान की पे बात आ गई। इसने भी उठाया, इसने कहा कि सिगरेट स्मोक जो उसका जो धुआं होता है, मुझे लगा कि इट्स समथिंग डिफरेंट, तो खैर इसमें शायद चरस होता या जो भी होता। तो ही स्टार्टेड विद 1 पफ। लेकिन उसने ये कहा कि जब मैंने पफ लिया, खांसी मुझे उस वक्त आई, लेकिन मुझे एक अच्छा महसूस होने लगा। आई वॉज फीलिंग प्लेजर, आई वॉज फीलिंग कंटेंटेड, मुझे लग रहा था कि बस मतलब दुनिया क्या है, मेरी मुट्ठी में है। एंड सही में ऐसे लोग कहते हैं हमें। और उसके बाद क्या होता है कि जो आपका ब्रेन का सिस्टम है, ये सारा क्या करता है कि चेंज होने लगता है। आपका ब्रेन का सिस्टम इस चीज़ को और मांगने लगता है प्लेजर के लिए। आपका ब्रेन का सिस्टम इनफैक्ट फिर जब आप लेते हैं कुछ दिनों तक, ग्रेजुअली आप यू फील द सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल। जब आप फिर नहीं लेते हो, जिसको हम विड्रॉल कहते हैं, तो आप उस वक्त हाइपर
जिसको हम कहते हैं कि मतलब क्रेविंग होती है कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि आपके तलब तो आप एग्रेशन में चले जाते हो अगर आपको नहीं मिलता। आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो इस चीज़ को पाने के लिए। आप चोरी करेंगे, आप घर से चीज़ें उठाएंगे। तो जो ये आपका ब्रेन का सारा सिस्टम है, ये सारा अपहीवल देखता है। स्टार्ट्स विद वन पफ। तो मेरी गुजारिश है जो भी देखने वाले हैं, चाहे वो जवान है चाहे वो बच्चा है, ये पहला पफ एक जहर होता है जो आपको वाकई शायद उस वक्त जो ये स्टार्ट करता है उस वक्त लगता है कि कोई प्लीजिंग नहीं है। ये सिर्फ एक जाल होता है जिस जाल में फंसते जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस बैटल ग्राउंड में वेपन जो होता है वो हीरोइन है इस बैटल ग्राउंड में, लेकिन विक्टिम्स पूरी फैमिली बन जाती है। बिल्कुल पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। क्योंकि जो बच्चा था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए करूँगा क्योंकि एक मिसाल है जो पहले इस चीज़ में गया, एक पफ से शुरू किया लेकिन रेजिलियंस दिखाई, इसने इलाज किया और आज कॉलेज तक वापस आ गया। तो ये एक इंस्पिरेशन भी है हमारे लिए। तो वी शुड नॉट टेक हिम एज अ क्रिमिनल। हम ये देखना कि ही शुड बी अगेन इंस्पिरेशन फॉर दोज जिनको लगता है कि अब हम इस चीज़ से वापस नहीं आ पाएंगे। तो जो ये बच्चा था, इसने सबसे बड़ी एक बात हमसे ये कही कि मुझे वाकई ये लग रहा है कि जो वो फेज था वो एक जहन्नुम का फेज था मेरे लिए। पहले दिनों तो अच्छा लगा और प्लेजर जहन्नुम। हमने कहा कैसे? कहा कि जब मुझे चीज़ नहीं मिलता था मैं फिर अपने आप को कट मारता था ब्लेड से, क्योंकि न होने की तलब और न होने की पेन ज़्यादा होती थी मुझे बॉडी पेन से। समझ नहीं आता था कि पेन कितना वो ज़्यादा होता था। तो मैं अपने बॉडी को कट देता था, तो उसके बाद दर्द होता था। तो उस दर्द को रुकाने के लिए पहले कुछ दिनों में प्लेजर था, लेकिन आखिर में ये दर्द में कन्वर्ट होने लगा। अगर नहीं मिलता था तो बॉडी में दर्द होने लगता था, अगर नहीं मिलता था तो मैं बॉडी में कट्स देता था ताकि मुझे वो पेन भूल के इस बॉडी की पेन नजर आए। तो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ इतना नहीं है कि आप ड्रग्स किया बच्चे ने, ड्रग्स में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्वॉल्व होती है। एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये नीडल शेयर करते हैं, तो इसमें हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। केसेस देखे गए हैं और HIV के केसेस, ये 3 बीमारियां इनमें फैलती रहती हैं। और अब ये इसमें क्या होता है कि ये हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी प्रिकर्सर बन जाते हैं लिवर की डिजीज़ के लिए, और ग्रेजुअली इट टर्न होता है इनटू कैंसर। और दूसरा क्या होता है कि साइकोलॉजिकल, जिनको अब नहीं मिलता है या कम भी मिलता है, दे गो इनटू डिप्रेशन इनवेरिएबली। ये खुशी कुछ नहीं मिलती है इससे डिप्रेशन मिलता है। इससे आप सिर्फ इस क्रेविंग में होते हो कि कब मुझे दूसरा डोज मिलेगा, क्योंकि आपकी जहन और आपका बदन दर्द से ख़त्म हो रहा होता है ताकि वो एक डोज मिले और वो दर्द कम हो। तो आपका जहन डिप्रेशन में चला जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हो, सोशल आइसोलेशन में चले जाते हो, आप अपनी जो फैमिली है वो आपसे बिखरने लगती है। अगर कहे तो इस जो एडिक्ट होता है इसके लिए बस यही एक चीज इसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। ये चाहिए, ये किस लिए चाहिए? अब प्लेजर के लिए नहीं चाहिए, आखिरी अब हमें पेन अपना कम करने के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि लाइक फ्रेंड सर्कल ने ऑफर किया, एक बाप से शुरू हुआ। दूसरा मेजर रीज़न क्या है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक रीज़न है, या जो अभी करंट सिनेरियो है वो इसका एक रीज़न है? देखिए, जो जैसे आपने पहले ही कहा कि प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है। काफ़ी स्टडीज़ अलग अलग चीज़ें कह रही हैं। कुछ स्टडीज़ कह रही हैं कि अभी 1,30,000 जम्मू कश्मीर में एडिक्ट्स हैं। कुछ स्टडीज़ ये कह रही हैं कि हीरोइन तकरीबन 2.8% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ राइट नाउ ऑन हीरोइन। तो अलग अलग स्टडीज़ हैं, लेकिन एक ये है कि बहुत ज़्यादा है और एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है अभी। और कम से कम एक महीने का एक बंदे का ड्रग्स का खर्चा 80,000 रुपये होता है। और अगर जब तक ये डॉक्टर के पास ये बंदा पहुंचता है 30-40 लाख रुपए इन्होंने स्पेंड किए होते हैं जब तक इसको प्रॉपर एक इलाज नहीं मिलता है। तो फाइनेंशियली भी ड्रेन होना और फैमिली सारी शटर हो जाती हैं। और सबसे मैं बार बार ये गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को आप स्टिग्मा ना लें। ये एक बीमारी है जिसका इलाज है। डायबिटीज़ है और ऐसी ड्रग एडिक्ट आपके घर में अगर कोई है, आपको लगा कि ड्रग एडिक्शन है, तो उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ये है कि हमने देखा कि जो मेजॉरिटी जो इन्वॉल्व होते हैं
वो 11 साल से शुरू होते हैं अप टू 30 ईयर्स, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब 11 साल, अब आप सिर्फ अगर नौकरी की बात करेंगे तो 11 साल वाला तो नौकरी के लिए नहीं गया। तो नौकरी इज वन, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, एंड द अदर फैक्टर्स आर peer pressure, the other factors are some psychological trauma, the other factors are post traumatic stress disorder, the other factors are जो कि बच्चे सारे इस टर्मोइल में, अपहीवल में पले बढ़े, they are also the factors। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रिवेंशन होगा वो आपके घर में होगा। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना, बच्चे के साथ बात करना। वो स्कूल से आए, वो कॉलेज से आए, उससे शाम मिल के शाम जब वो आता है तो उससे बात करना कि आपके फ्रेंड्स कौन है, आज क्या किया। और अगर कभी आपको ये लगे कि ये कभी ऐसी बात कर रहा है कि मेरा वो फ्रेंड सिगरेट पी रहा है, समझ लीजिए, या कुछ ऐसा, स्नब नहीं करना उस वक्त, क्योंकि दूसरी बार आपके साथ ये बात नहीं करेगा। तो आपको कहना, अच्छा कौन पीता था सिगरेट, अरे गंदी बात है, स्कूल में सिगरेट पी रहा था, अच्छा नहीं, अच्छा वो घर पे पी रहा था। तो एज अ फ्रेंड उससे बात करना, फिर उसको समझाना है कि नहीं, सिगरेट पीने से ऐसे ऐसे होता है। लेकिन अगर आप पहले आप उसको स्नब करेंगे, अच्छा तुम उस दोस्त के साथ है, टांगे तोड़ दूंगा अगर उससे और मिले, तो ये आपको कल उसके बारे में नहीं बताएगा। तो आपको पहले ही एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एक बच्चे से कम्युनिकेट करना है, उनसे बात करनी है, उनसे मिलना है, और कोशिश करना है बच्चे को फ़ोन में भी कम से कम इस्तेमाल करने के लिए। एजुकेशन के लिए कर रहा है या किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए कर रहा है, थोड़ा सा रिक्रिएशन भी हो, अब गेम कोई खेल रहा है 10-15 मिनट खेल ले, लेकिन वो भी वॉच करना है कि फ़ोन पे कितना है, क्योंकि फ़ोन पे भी ये जो एक मोबिलाइजेशन होती है, जिनको ये होता है थ्रू फोन, मोबिलाइजेशन ईजी हो जाती है। अब मैं कहाँ हूँ, कहाँ मिलेगा, तू कहाँ रखेगा, मैं पैसे कहाँ रखूँगा, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और जो दूसरा है, एक जो कम्युनिटी है हमारी, जो हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, वहाँ पे इनकी बहुत ज़रूरी है बात हो, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है बात होना वहाँ पे। पेरेंट्स को भी समझाया जाए और यूथ को भी समझाया जाए कि ये न सिर्फ सेहत के लिए ख़राब चीज़ है, ये वाकई हराम है। जैसे जैसे हमारे लिए शराब हराम है, जैसे हमारे लिए कुछ ऐसे पोक हराम है, हमें बच्चों में ये समझाना है कि ये भी हराम है। ड्रग एडिक्शन इज़ हराम, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई राइडर या कोई ये नहीं रखना है। तो हमारे वो कम्युनिटी में भी एक अवेयरनेस आनी चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस में फ्रीक्वेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए इस चीज़ के लिए। और जो हमारा एक इनिशिएटिव है इंटरजेनरेशनल, क्योंकि हम सीनियर्स के साथ काम करते हैं, तो इसमें भी हमने ये लाया, बी ऑनेस्ट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, ताकि जो बच्चे हैं एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत खुल के वहाँ पे अपनी बात सीधे रखें और हम उनको काउंसलिंग करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आए जिनकी हमने काउंसलिंग की, और फॉलोअप में ये भी पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात सुन के, अगर वो किसी बैड हैबिट में मुब्तला थे, वो इनिशियल स्टेजेस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आपने अभी बताया कि जो एक शख्स ड्रग्स में इन्वॉल्व है उसका माहाना खर्चा जो है वो 80,000 से है, 80,000 रुपये होता है। तो ऐसा नहीं कि ड्रग्स बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो आपने एज ग्रुप की भी बात की, 11 साल से आपने बोला शुरू होता है, तो कैसे ये एक 11 साल के बच्चे के लिए कैसे ये पॉसिबल है कि वो इतना अमाउंट जो है वो एक महीने में स्पेंड करता है अपने ड्रग्स पे? एग्जैक्टली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। देखिए, हमने ये भी देखा है कि जो पेरेंटिंग है थोड़ी डिफ़िकल्ट भी हो गई आजकल, क्योंकि अगर ये देखेंगे अभी मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स वर्किंग क्लास है, शाम को थके हारे आते हैं, तो बच्चे के साथ शायद ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते हैं, बिताना चाहते हैं लेकिन थके हुए होते हैं। तो बच्चा आता है तो तंग करता है, तो आप थके हुए हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो आप इजी वे क्या, चलो मोबाइल, उधर ही बैठा है मोबाइल पे गेम खेल रहा है, थके हुए हैं। और फिर क्या होता है कि दूसरा इजी वे आउट है कि पैसा, जो हम बच्चे को पैसा देते हैं, हमें उस चीज़ का हिसाब रखना चाहिए। अच्छा, अगर हमने आपको कल 50 रुपये दिए, आपने उसका क्या किया? बहुत ही पैसा हम बच्चों को एज पॉकेट मनी देते हैं, तो ये पेरेंट की जिम्मेदारी है। अगर उसको नहीं मिलता फिर वो चोरी करने लगता है, लेकिन पहले जो है उसको पैसा
पहले वो डरता है चोरी करने से, पहले शायद हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उससे ये नहीं पूछते हैं कि अगर तूने कल 100 रुपये लिया वो कहाँ रखा, अगर तुमने परसों ही 50 रुपये लिए या 100 रुपये लिए, आज और 100 रुपये मांग रहा है, ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन वो पुराने का हिसाब दे दो। तो शायद कहीं ना कहीं हमारी भी ये गलती है कि हम पैसों का कोई हिसाब नहीं रखते हैं और पैसे वफूर अपने बच्चे को देते हैं, चाहे अगर हमारे पास हो भी तो उसमें भी हमें एक चेक एंड बैलेंस रखना है कि पॉकेट मनी कितना देना है, स्कूल में कितना खर्च हो रहा है इसको, कार्ड अगर चेंज कर रहा है तो इस कार्ड के लिए कितना पैसा देना है, कॉपीज़ अगर 4 ला रहा है तो 4 पूरी लाई, कहीं इसने 200 रुपये लेके एक ही कॉपी तो नहीं लाई, या शाम को जिस चीज़ के लिए इसने पैसे लिए वो चीज़ इसने लाई या नहीं। तो ये चीज़ें पेरेंट को बहुत ही ज़रूरी देखना है। जी, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट ही एक आखिरी ज़रिया है एक एडिक्ट को वापस से उसकी ज़िंदगी में लाने के लिए। तो क्या कुछ हमारे यहाँ पे कश्मीर में ज़राए है एक ड्रग एडिक्ट के ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स है, एक तो हमारा GMC श्रीनगर का, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होती है और इनके कुछ वहाँ पे ट्रीटमेंट्स होती हैं जो ग्रेजुअली, क्योंकि विड्रॉल में ये जो आपका पेशेंट है, जो ये बच्चा है, जो ये जवान है, ये विड्रॉल में नहीं जाना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री कुछ दवाइयाँ वहाँ पे मिलती हैं और ग्रेजुअली फिर वो टेपर होती हैं। लेकिन ये 4-5 दिन का काम नहीं है, मैंने भी पहले भी कहा, इट कैन टेक ईयर्स, इट कैन टेक 1 ईयर, इट कैन टेक 2 ईयर्स। तो आपको उस चीज़ के लिए सब्र रखना है। हाँ, जितना हमारा इस वक्त पॉपुलेशन, जितना ये पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, शायद हमारे हॉस्पिटल्स उतने सारे अभी केटर नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें स्टाफ की कमी का महसूस होने लगता है, डॉक्टर्स की कमी होने का वो फील है, खर्चा रहता है, और दवाइयाँ, जो आपका जो डिमांड है और सप्लाई है, जो सप्लाई और डिमांड इंटैक्ट रहनी चाहिए, वो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई अभी डी एडिक्शन सेंटर में रिहैबिलिटेशन में है, वो दवाई ले रहा है और अचानक से चेन ब्रेक हो गई, कुछ दिन तक दवाई नहीं मिला, तो वो वापस एक विड्रॉल में जा सकता है। तो वो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कुछ NGOs भी हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पे। तो लेकिन वो तो ट्रीटमेंट की बात रही, ट्रीटमेंट है और काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे जवान ठीक हो गए हैं, वापस आ गए, काफ़ी सारे स्टोरीज़ हैं जो पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं, जो बीमार होके ठीक हो गए। लेकिन मेरा ये कहने का रहेगा कि ट्रीटमेंट से पहले हम कोशिश करें प्रिवेंशन, सबसे बेहतरीन चीज़ वही रहेगी। तो उस प्रिवेंशन के लिए पहले घर से शुरू होगा। घर पे आप इस बच्चे का पूरा ख्याल रखें, घर पे वॉच रखें कि ये क्या कर रहा है, घर पे पूरा उसके साथ एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर रखें, एक कम्युनिकेशन रखें। उसके बाद स्कूल लेवल पे ये प्रोग्राम्स एक दिन तक महदूद नहीं होने चाहिए। आज के दिन तक ये प्रोग्राम्स महदूद नहीं होने चाहिए। इस चीज़ की अवेयरनेस कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। इस चीज़ का जो एजुकेशन है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए। और फिर हमारा जो कम्युनिटी लेवल है, हमारे सारे जो भी रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस हैं, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए। वहाँ पे बात होनी चाहिए कि ये चीज़ गलत है, वहाँ पे बात होनी चाहिए, जैसे हर चीज़ के बारे में बात होती है, कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, इस चीज़ के बारे में भी बात होनी चाहिए। और फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हाँ काम कर रहे हैं वो, लेकिन डेफिनेटली ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है, ज़्यादा सेंटर्स खुलने चाहिए, और जो मेडिकेशंस यूज़ होती है, वो जो सप्लाई डिमांड, वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। जो भी ड्रग एडिक्ट्स हमारे यहाँ पर ठीक हो चुके हैं, मतलब वापसी का रास्ता है, बट रिलैप्स का कितना चांस रहता है? देखिए, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो रिलैप्स में वापस चले जाते हैं। तो रिलैप्स क्यों होता है? क्योंकि आपने उस पेशेंट को ट्रीट किया, लेकिन जो उसका बेसिक कॉज था इस की तरफ जाने का, उसको आपने एड्रेस नहीं किया। आप समझ लीजिए कि किसी को दांत में दर्द है, ठीक है, वो इन्फेक्शन है, आपने क्या किया कि आपने पेन किलर दे दिया, दांत में दर्द ठीक हो गया कुछ टाइम के लिए, लेकिन इन्फेक्शन वहीं नीचे है, तो मे बी 5-6 दिन के बाद और कहेगा कि मेरे दांत में और दर्द होने लगा। आपको बेसिक उस रूट कॉज को भी एड्रेस करना है।
आपने रिहैब किया, लेकिन जो रूट कॉज था उस पे ज़रूरी बात करनी है इस बच्चे के साथ, ये देखना है कि ये क्यों हुआ था। और जो पीयर प्रेशर के अंडर आते हैं वो यूजुअली रिलैप्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने गलत किया, हमने ये उसने मुझे काइंड ऑफ वो धमकी जैसी दी, अगर नहीं करेगा तो तू मर्द नहीं है, तू बच्चा है। तो वो समझ पाता है कि नहीं, मैंने वो जो उस वक्त किया गलत किया। लेकिन ये उनके साथ रहता है कि अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, ये भी देखा गया कि जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं आपस में, पेरेंट्स में आपस में एक रंजिश होती है, कशीदगी होती है, तो बच्चा इसकी वजह से भी एक डिप्रेशन में चला जाता है और शायद ड्रग एडिक्शन की तरफ चला जाए। अगर आपके घर में वो प्रॉब्लम है, आपने वो सॉल्व नहीं की, इस बच्चे का इलाज किया और वो वापस आ गया और आप उसके सामने और लड़ाइयाँ शुरू करते हो, तो ये बच्चा वापस रिलैप्स उस चीज़ की तरफ वापस जा सकता है। तो वी शुड एड्रेस दैट कॉज जिस वजह से इस बच्चे को इस ड्रग की तरफ चला गया। जी, क्योंकि बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली जो ये केसेस है ये बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। रिकवरी भी है बट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितना इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर एग्जिस्टिंग रिहैब सेंटर्स है, क्या वो हाईली इक्विप्ड है, या जो भी एक एडिक्ट पर्सन को ठीक करने के लिए जो भी चीज़ें लाजमन चाहिए होती, क्या वो सब कुछ अवेलेबल होती है हमारे यहाँ पर? देखिए, अगर आप ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो हाँ, जिस लेवल में मतलब वर्ल्ड एडवांस हो रहा है, एडवांसमेंट्स हैं, शायद कुछ चीज़ें अभी हमारे पास नहीं हैं जो इसका रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज अभी हमारे पास वी आर केपेबल एनफ टू give the rehabilitation and treatment to the youth or all the drug addicts who come to us। लेकिन बात फिर वही मैन पावर की आ जाती है कि अगर आपके पास अभी 50 बेड हैं और जो आपके पास आए हैं 100 लोगों को आपको एडमिट करना है रिहैब में, क्योंकि प्रोसेस भी लेंथी है, प्रोसेस लेंथी है, शायद लोगों को हम पूरी तरह केटर नहीं कर पा रहे हैं या उतना मैन पावर हमारे पास नहीं है। और वही जो मैंने कहा सप्लाई डिमांड, आपको 100 दवाइयों की ज़रूरत है 4 महीने तक, शायद 3.5 महीने के बाद आपकी जो सप्लाई ख़त्म हो रही है, 1 हफ्ता लगा, 10 दिन का ब्रेक लगा, मतलब कभी ऐसा भी होता है जिसको हम सप्लाई डिमांड कहते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव। और हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ जितना हो सके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए और हमें सिर्फ गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगे, अपना भी हमें देखना चाहिए। स्टार्टअप्स हैं, अभी छोटे छोटे बिजनेसेस हो रहे हैं या बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं, तो पीपल शुड लुक फॉर दीज एवेन्यूज ऑल्सो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं और आपके, ज़ीरो टॉलरेंस टू स्टिग्मा नहीं रखें आप। ये सिंपल ये सोचिए कि डायबिटीज़ है, ड्रग एडिक्ट है, आप जाएं और खुल के बात कीजिए। पेशेंट है, ये क्रिमिनल नहीं है, ये पेशेंट है, आप खुल के बात कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, इमीडिएटली जाइए। आप पहले वो पर्दे के पीछे छुपाते हो, अरे अब क्या करे, वह क्या करो, इस जवान ड्रग्स ये ना काम बोझ दायर करियो बांध, दरवाज करियो बांध, लॉक करके रखते हैं, इसको लॉक करते हैं। नहीं, आपको लगा, बोलो बेटा कोई बात नहीं, आप जो ये कर रहे हो ठीक बात नहीं है, लेकिन चलिए हम डॉक्टर के पास आपको ले चलते हैं। आप सोसाइटी में उसको लाइए, भाई बेचारा बीमार हो गया है, इसको ऐसे हो गया है, डॉक्टर के पास ले रहे हैं इसका। तो ये स्टिग्मा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टिग्मा की वजह से आप अपने बच्चे को, आप अपनी फैमिली को, आप अपने घर के चिराग को, इसलिए कि ताकि हमसाया क्या कहेगा, इसको बुझाने पे तुले हो। जी, और इस बात को भी हमें समझने की बेहद ज़रूरत है कि अगर हमारे कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में कोई इसमें इन्वॉल्व है तो वी हैव टू स्पीक अप। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन या मेरी बेटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो मेरा लेना देना नहीं है। बिल्कुल, जो आपने अभी बेटी की बात की, अब काफ़ी सारे लड़कियां ड्रग्स ले रही हैं, सिग्निफिकेंट, एक तो हो गया चलो इक्का दुक्का, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ छोटी लड़कियां, गर्ल्स आर नाउ गोइंग इनटू दिस मेनेस। तो वही है कि इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, आप जाइए खुल के बात कीजिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बीमारी है जिसका इलाज है। और जब तक बात नहीं होगी तब तक ये बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो क्या मैसेज रहेगा आपका सभी पेरेंट्स के लिए, सभी यूथ्स के लिए? देखिए, एक ही मैसेज रहेगी जो बॉटम लाइन इसमें रहेगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप पहले देख लीजिए कि प्रिवेंट कैसे होगा। ये बच्चों से बात कीजिए, जवानों से बात कीजिए, उनको मॉरल्स और एथिक्स समझाइए, और उसके बाद अब खुदा ना खास्ता अब कोई बच्चा इसके बावजूद भी चला गया तो देयर शुड बी नो स्टिग्मा। कम ओपनली आउट
Go to the doctor, talk to the doctor, even talk to your relatives, talk to your society, talk to your people कि भाई मेरा बच्चा ऐसा हो गया, ताकि आपको उस सोसाइटी से सपोर्ट मिले। और सोसाइटी से भी मैं ये कहूँगा कि वी शुड सपोर्ट देम। अगर हमारे मोहल्ले में, अगर हमारे रिश्ते में कोई ऐसा लगा, वी शुड सपोर्ट देम, वी शुड गिव देम कॉन्फिडेंस, वी शुड गिव देम मॉरल बूस्टिंग कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, जो भी हो सकेगा हम आपके साथ हैं, रादर देन कर्सिंग देम और उनको नीची नज़र से देखना। थैंक यू सो मच इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स इसे देखेंगे और इस पर अमल भी करेंगे और इसे आगे तक भी पहुंचाएंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नोटेड जेरेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ुबैर सलीम, जिन्होंने ड्रग्स, इसकी एडिक्शन, इसकी अवेयरनेस, इसकी रिहैब के हवाले से हमारे साथ ये तवील गुफ्तगू की। आखिर में मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से अपना ये सेशन जो इसको इख्तिताम करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का यही राज है, जहाँ रहो, जिस हालत में भी रहो, खुश रहो और मुतमईन रहो। मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक के लिए GK TV देखते रहिए।